पिछली मरतबा हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या ईडीए पर बात शुरू की थी। आज हम उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली मरतबा हमने एक तो ये देखा था कि डेटा रैंगलिंग और ईडीए किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम आमतौर पे किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट में पहले रैंगलिंग से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं ताकि हम बता सकेंगे व्हाट हैज़ हैपेंड, और उसके बाद उस पर एनालिसिस करके हम व्हाई समथिंग हैज़ हैपेंड एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, इस तरह की चीज़ें जब निकालने जा रहे होंगे तो हम, इसका मतलब है एनालिटिकल मॉडलिंग की क्वांटिटी या उसकी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर रहे होंगे अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का काम ज़्यादा कर रहे होंगे। दूसरा हमने देखा था कि एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस क्योंकि ज़रूरी चीज़ है एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए हमें। तो हमने कहा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सच एज़ मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स वगैरह, ये हमारी मदद करते हैं। अपने डेटा के मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे इनको लगा सकते हैं टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। और दूसरा हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यानी डेटा के शेप के हिसाब से वो लेफ़्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, या ऐसी कर्व है जो कि मीन के इर्द गिर्द एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। तो हमने वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, और फिर हमने पिकेटनेस भी देखी थी, और जिसमें हमें स्प्रेड के बारे में पता चलता है कितना कम स्प्रेड है, कितना डेटा का ज़्यादा स्प्रेड है, और स्क्यूडनेस हमने कार को भी देखी थी। ये कुछ चीज़ें हम देख चुके थे। तो ये चीज़ें हमारी कब काम आती हैं? जब हम ईडीए परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज हम अपनी इसी बात को आगे लेकर चलेंगे, और हम बाकी जो कुछ चीज़ें रह गई थी डिस्कस करने वाली कॉन्सेप्ट्स थे, सच एज बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, कोरिलेशन, कोवेरियंस वगैरह वगैरह, इनको देख रहे होंगे। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स जो हैं वो एक बड़ा अच्छा टूल है टू गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन इन डेटा। अगर हम रिकॉल करें जो हमारी डेटा की शेप थी नॉर्मल कर्व वाली, अगर वो कर्व इस तरह की है तो उसके अगेंस्ट बॉक्स प्लॉट कुछ इस किस्म की शक्ल नज़र आ रही होगी इस बॉक्स प्लॉट की। तो बॉक्स प्लॉट हमें बताता है कि डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं, हमें ये वाली कर्व भी बताती थी। बॉक्स प्लॉट हमें साथ साथ ये बताया था कि वो कितना टाइटली ग्रुप्ड है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक बहुत ही ऐसे कहना चाहिए नैरो किस्म का बॉक्स होगा तो हम कहेंगे बड़ा टाइटली ग्रुप डेटा है। स्क्यूड है, अगर ये बॉक्स किसी एक तरफ शिफ्टेड होगा तो वो स्क्यूड डेटा होगा। लेकिन ये बातें ज़रा से मुख्तलिफ तरीके से बताता है। इसमें होता ही है कि हम अपने डेटा को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट क्वार्टाइल्स में। एक क्वार्टाइल कंसिस्ट ऑफ से 25% ऑफ डेटा, तो हम 4 क्वार्टाइल्स अप्रॉक्सीमेटली हम 4 क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं, एग्जैक्ट 4 क्वार्टाइल्स। तो बीच में जो दो यहाँ पे शेडेड एरियाज़ हैं, इसमें हम कहते हैं हमारा 50% डेटा मौजूद है। ये हमारे 2 मिडल क्वार्टाइल्स हैं। इनकी जो लिमिट्स होती हैं क्वार्टाइल्स की, इनमें से एक लिमिट को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल और दूसरी लिमिट को लोअर क्वार्टाइल। जो स्मॉलर वैल्यू की तरफ लिमिट होती है उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और जो लार्जर वैल्यू की तरफ लिमिट होती है उसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। इसको ज़रा सा डिटेल में देखते हैं। ये जो मैंने कहा था बॉक्स बना हुआ है, ये 2 क्वार्टाइल्स हैं, मिडल वाले 2 क्वार्टाइल्स जिसमें 50% डेटा होगा, ऐसे समझ लें आप। इट इज़ 25 + 25 इट इज़ 50%। और इनकी जो बाउंड्रीज थी, इनके बीच की वैल्यू को हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मिडिल हाफ ऑफ द सैंपल्स यहाँ पर होंगे, बाकी एक क्वार्टर राइट साइड पर होगा इन दो वैल्यूज़ के, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज वाली वैल्यूज़ हैं, Q1 अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टाइल, और एक क्वार्टर दूसरी साइड पर होगा। और इनके बीच में हमें मीडियन भी मार्क किया हुआ होगा। मीडियन की सिग्निफिकेंस क्या है? मीडियन के एक तरफ हमें 50% वैल्यूज़ मिल रही होंगी, दूसरी तरफ भी 50% वैल्यूज़ मिल रही होंगी, यानी मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू होती है आमतौर पर। अगर हम इसी कर्व के साथ इसको दोबारा से देखें, जो हमारी नॉर्मल कर्व थी समझ लें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लॉट है हमारा, जो बॉक्स बना हुआ है, ये 50% ऑफ दिस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 50% डेटा है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.6745 डेविएशंस अवे। ये पॉइंट है, ये वाला जो 50% डेटा इसके अंदर होता है। हमने पिछली मरतबा देखा था कि 2 डेविएशंस पे कितना डेटा होता है, 3 डिस्टेंस पे कितना होता है, एंड सो ऑन। तो हमारा ये जो 50% डेटा है,
ये हम कह रहे हैं कि -0.6745 डेविएशन से लेकर 0.6745 डेविएशन तक है, यानी मीडियन से इतनी डेविएशन तकरीबन 1/3 1/3 सॉरी ये 1/3 बन रहा है ना, 2/3 जो हमारी डेविएशन है मीडियन से वो इस तरफ और 2/3 डेविएशन इस तरफ। ओके बाकी इस तरफ जो डेटा है दिस इज़ अगेन 25% डेटा एंड 25% डेटा जो हम इस रेंज के अंदर ले रहे हैं, सिर्फ इससे बाहर भी हमारा डेटा मौजूद होगा। तो ये जो हमारी ये जो बाउंड्रीज थी जिनको हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हुई थी, इन बाउंड्रीज तक डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू दिस बाउंड्री इज नोन एज विस्कर एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q3 टू दिस बाउंड्री इज अगेन नोन एज विस्कर। तो ये दो विस्कर्स हैं हमारे, और ये पॉइंट्स कैसे निकालते हैं विस्कर के जो लिमिट्स वाले हैं, वो है Q3 + 1.5 इंटू IQR। IQR क्या चीज़ है? IQR इज़ Q3 - Q1। तो इस तरह से हम अपना बॉक्स प्लॉट जो है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बॉक्स 50% डेटा दिखा रहा है, बाकी 50% जो है वो आउटसाइड द बॉक्स है, और उसमें से कुछ आउटलायर्स होंगे। ये जो 2 पॉइंट्स इस तरफ हैं और 2 पॉइंट्स इस तरफ हैं ग्रीन कलर में, ये आउटलायर्स हैं। इस विस्कर से बाहर के पॉइंट्स आउटलायर कहला रहे हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो 0.7% डेटा हमारा बाहर फॉल कर रहा है, ठीक है। ये 0.35% इस तरफ और 0.35% इस तरफ। तो हमने इन 0.7% डेटा को कहा कि दीज आर आउटलायर्स, बाकी जो है ना हमारे विस्कर्स के अंदर आ रहे हैं, और उसमें से 50% जो है वो हमारा बॉक्स प्लॉट के अंदर आ रहा होगा। तो हमें विस्कर की वैल्यू भी मतलब जो लिमिट्स हैं उनकी लोअर वाली मिनिमम और मैक्सिमम कहते हैं इनको, वो भी निकालने का हमें तरीका पता चल गया। Q1 - 1.5 इंटू IQR ये हमारा मिनिमम निकल आएगा। Q3 + 1.5 इंटू IQR हमारा मैक्सिमम निकल आएगा। तो एज ए समरी हमने अभी तक ये देखा बॉक्स प्लॉट के बारे में कि देयर आर सम पोटेंशियल आउटलायर्स, दीज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.7% ऑफ योर डेटा। आउटलायर्स में आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट होगी। हाउएवर आपका मिनिमम जो यहाँ पर हम रेफर करते हैं यूजिंग बॉक्स प्लॉट, उसको हम विस्कर का एक एंड पॉइंट कह रहे होते हैं। इनमें से जो चीज़ मिनिमम होगी, बाज़ का ऐसा होता है जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वही हैं जो कि हमारे विस्कर के हिसाब से निकल रहे थे, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से निकल रहे थे। तो मिनिमम हमारा जो होता है जो बॉक्स प्लॉट में हम निकालते हैं, दैट इज मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम वैल्यू इन द डेटा और Q1 - 1.5 इंटू IQR। सिमिलरली मैक्सिमम इज मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा और दिस, इनमें से जो भी मैक्स होगा वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने का हमें तरीका पता है। इट इज़ n+1/2th टर्म। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11 टर्म्स हैं या 15 टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 15 × 1 16 हो गया, और 16/2 8वीं टर्म हमारा मीडियन होगी। Q1 कैसे निकालते हैं? Q1 इज n+1/4th टर्म। फॉर एग्जांपल अगर 15 टर्म्स थी तो 15 × 1 16, 16/4 इज 4, तो 4th टर्म हमारी Q1 वाली टर्म होगी। वहाँ पे हम कहेंगे दिस इज आवर Q1, दिस इज आवर 25th परसेंटाइल, विच एक्चुअली मीन्स कि 25% डेटा से ऊपर है ये वाली वैल्यू। और Q3 इज 3 × n+1/4, n+1 वंस अगेन इफ सपोज n इज 15, तो 16/4 इज 4 × 3 12, 12th वैल्यू हमारा 75th परसेंटाइल होगा विच इज Q3। तो इस तरह से हम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, दीज आर 11 वैल्यूज़, और इन 11 वैल्यूज़ के लिए अगर मैंने Q1 Q3 एंड मीडियन निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मीडियन निकालने के लिए 11 + 1 12/2 6 6 टर्म इज़ 1 2 3 इज़ 11 एंड द थर्ड टर्म आई गेस 12/4 इज़ थर्ड टर्म 8। ये हमारा Q1 आएगा, 11 इज़ आवर मीडियन एंड 13 वुड बी आवर Q3। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये 8 11 हमारा मीडियन है और 13 हमारा Q3 है। ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हैं, ये हमने देख लिया कि 5 पैरामीटर्स के ज़रिए डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। पहला पैरामीटर हमने देखा था मिनिमम वैल्यू, फिर हमने कहा था Q1, तीसरा मीडियन, चौथा Q3 और पांचवा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो 5 चीज़ें ये एक बॉक्स प्लॉट को डिस्क्राइब करने में के लिए इनफ है।
अब देखते हैं बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल किस तरह की जगहों पर होता है। यहाँ पर जो हमें एग्जांपल नज़र आ रही है डिफरेंट क्लासीफायर्स हैं जो कि डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम एक स्टडी कर रहे थे जिसमें हम देख रहे थे कि ये जो क्लासीफायर्स हैं ये कितने सेंसिटिव हैं टू, या ऐसे कहना चाहिए कितने स्टेबल परफॉर्मेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर प्रेसिजन रिकॉल कर्व। अगर हम उनको पेनल्टीज़ बढ़ाना शुरू हो जाएं, गलत क्लासिफिकेशन की पेनल्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हम वेरी कर करके देख रहे थे। तो हम मुख्तलिफ पेनल्टीज़ दे दे के हम इन क्लासीफायर्स की परफॉर्मेंस देखते थे और देखना चाह रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर प्रेसिजन रिकॉल कर्व कितनी वेरी करती है। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमें 25 एक्सपेरिमेंट्स फॉर ईच डेटा सेट, ईच क्लासीफायर ऑन ईच डेटा सेट परफॉर्म किए थे। यानी फॉर ईच क्लासीफायर ऑन ईच डेटा सेट 25 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। तो अब हमने उसके बाद ये बॉक्स प्लॉट्स ड्रॉ किए। हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ क्लासीफायर्स ऐसे हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है। जैसे ये पहला वाला क्लासीफायर है, इसकी परफॉर्मेंस हम देखें किसी एक रेंज के अंदर ही रह रही है, 0.4 0.5 के आसपास के करीब करीब ही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी विंडो के अंदर इसकी रेंज, इसकी परफॉर्मेंस वेरी नहीं करती। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि आउटलायर्स भी कोई ऐसा नहीं है। जबकि जो चौथा क्लासीफायर हमें लेफ्ट से मूव करते हुए नज़र आ रहा है येलो से कलर का, विच प्रॉबली इज़ रैंडम फॉरेस्ट फॉर KC3, और इसमें फॉल्स नेगेटिव की पेनल्टी बढ़ाई गई है। इसमें हमें कुछ आउटलायर्स भी नज़र आ रही हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस। बाकी परफॉर्मेंसेस जो हमारे विस्कर के अंदर रहते हुए हमें नज़र आ रही है कि क्या है, बड़ा स्टेबल किस्म का क्लासीफायर लग रहा है उस आउटलायर्स के अलावा। ये जो ग्रीन कलर क्लासीफायर है प्रॉबली इज़ रैंडम फॉरेस्ट KC3, और ये वाला भी हमारा बड़ा स्टेबल किस्म का क्लासीफायर है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ वेरिएबिलिटी कम है वो हम कहेंगे कि हमारे स्टेबल क्लासीफायर्स हैं और इनमें हमें विस्कर की वैल्यू भी बहुत छोटी नज़र आ रही है। ये वाला जो क्लासीफायर है इसकी कितनी ज़्यादा वेरी कर रही है वैल्यू, दिस क्लासीफायर प्रॉबली इज़, मुझे कलर्स का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हो रहा इतना अच्छा इधर, इट इज़ प्रॉबली बेसनेट KC1 फॉल्स पॉजिटिव की पेनल्टी के साथ। और इसमें हमारा बॉक्स जो है वो काफ़ी वाइड बॉक्स है, तो हमें नज़र आ रहा है कि स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है डेटा का, और काफ़ी अनस्टेबल परफॉर्मेंस रही है इस मॉडल की। सिमिलरली इस मॉडल की परफॉर्मेंस काफ़ी अनस्टेबल रही है। कुछ मॉडल्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बहुत छोटी रेंज के अंदर रही हैं, तो वो हम कह सकते हैं वो स्टेबल परफॉर्म किया उन्होंने। इन पेनल्टीज़ के जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर वो ऐसा नहीं आया, वो अपनी परफॉर्मेंस रेंज के अंदर देते रहे। तो इस तरह की जगहों पर जब हमने मुख्तलिफ चीज़ें कंपेयर करनी है कि कौन कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उसकी वेरी कर रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें करनी हो तो हम बॉक्स प्लॉट या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन एक्सरसाइज ऐसा करें कि ये रैंडम सैंपल ले लें 26 स्टूडेंट्स का, और इसके अगेंस्ट आपने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने, और वो ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बताना है कि वेदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज सिमेट्रिक, स्क्यूड राइट और स्क्यूड लेफ्ट, एंड इफ़ देयर आर एनी आउटलायर्स वो भी आपने हाईलाइट करने हैं। हमने अभी देखा आउटलायर्स किस तरह से, आउटलायर्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, 0.7% डेटा होगा आपका, और वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो नीचे हमने IQR भी मिल गई है हमें, और लोअर लिमिट अपर लिमिट LNU नज़र आ रही है, वहाँ से आप उससे बाहर की चीज़ें आउटलायर्स होंगी। जस्ट टू रिमाइंड यू कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की नज़र आएगी, लेफ्ट स्क्यूड इसके बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रही होगी। राइट स्क्यूड जो थी हमारी, इसमें हमारी राइट साइड पे टेल नज़र आ रही थी, आपको कल याद होगा पिछली दफ़ा भी हमें डिस्कस किया था, और उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होंगी वो टुवर्ड्स राइट हमें नज़र आ रही होंगी बहुत सारी। तो इसके हिसाब से आपने ये देख के बताना है कि राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। स्कैटर प्लॉट्स जैसे कि हम इस पूरे कोर्स में देखते आए हैं, तो इस तरह की शक्ल होती है इनकी। यूजुअली ये दो दे आर प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर x एक्सिस पे कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है और y एक्सिस पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं। तो हम इस तरह के एग्जांपल्स थ्रू आउट द कोर्स देखते आए हैं जहाँ पे दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट हम एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह के जो प्लॉट्स हैं दे एक्चुअली दे आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेदर दिस रिलेशनशिप इज लीनियर और नॉन लीनियर। यहाँ पे जैसे हम प्रॉबली कहें कि शायद ये एक लाइन इस तरह की आ रही है, इट कुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप।
बाज़ का जिससे हमें कुछ सिनेरियोज में कोरिलेशन भी पता चल सकती है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, किस तरह से कोरिलेटेड हैं। हो सकता है एक की वैल्यू बढ़ती हो तो दूसरे की भी बढ़ती हो, या एक की वैल्यू बढ़ती हो तो दूसरे की कम होती हो। ये स्कैटर प्लॉट से बड़ा अच्छा विजुअलाइज हो सकता है। स्कैटर प्लॉट से बाज़ का हमें आउटलायर्स भी मिल जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक आउटलायर हमें नज़र आ रहा है कि बाकी सारे तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। प्लॉट जो पॉइंट्स हैं हमारे, एक पॉइंट हमारा बहुत ही आउट ऑफ द वे पड़ा हुआ है, तो हम बाज़ का स्कैटर प्लॉट्स के ज़रिए आउटलायर्स भी निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो हम तमाम वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हों या डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखना चाह रहे हो तो हम स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ड्रॉ किया गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखी गई है। हमें तमाम वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप देखी गई है कि जैसे इस वक्त एस एल और पी डब्ल्यू की नज़र आ रही है, ये एस डब्ल्यू और पी डब्ल्यू की नज़र आ रही है, एंड सो ऑन। ये जो फीचर्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप नज़र आ रही है। तो ये एक व्यू है सिर्फ स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स वाला, जो हमारे लिए आसानी पैदा कर सकता है, पूरे डेटा को एक ही व्यू में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोरिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे डेटा सेट का। ये भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें डेटा की बता सकता है। मसलन दो वेरिएबल्स के बीच में ये हमें रिलेशन बता देगा कि वो किस तरह से लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। पॉजिटिव हो सकता है कोरिलेशन दो वेरिएबल्स का आपस में, या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन से क्या मुराद है कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरे की भी इंक्रीज करेगी, एक की डिक्रीज करेगी तो दूसरे की भी डिक्रीज करेगी। तो हम इसे कहेंगे कि दीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स। मसलन मैं कहता हूँ कि वर्क स्पेस पे मैं लोगों को इंडिपेंडेंस देना शुरू हो जाऊँ उनके वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, तो मैंने देखा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। जब मैं उनकी इंडिपेंडेंस कम करना शुरू कर दूं तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब है जो वर्क स्पेस पे इंडिपेंडेंस देना और प्रोडक्टिविटी है कि दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर। दूसरी तरफ जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसमें हम कहते हैं कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरे की डिक्रीज करेगी। जैसे मैं कहूँ कि वर्क स्पेस में इंटरप्शंस ज़्यादा करें तो लोगों की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है। इंटरप्शंस ज़्यादा कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स कॉल करके या फ़ोन कॉल्स बीच में बार बार आ रही हैं, या डिस्ट्रैक्शंस इंक्रीज कर रही हैं। इंटरप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस में से किसी एक वेरिएबल को ले लेते हैं, तो जितनी मैं डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस प्रोडक्टिविटी देखूं या इंटरप्शंस वर्सेस प्रोडक्टिविटी देखूं, इन दोनों केसेस में अगर मैं इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ इंटरप्शंस इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रोडक्टिविटी मैं डिक्रीज करती हुई देख रहा हूँ एक वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। सिमिलरली अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस इंक्रीज कर रहा हूँ तब भी मैं प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती हुई देख रहा हूँ। और उसका उलट भी है कि अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस कम कर दूँ तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई देखी जा रही है। तो ये हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशंस हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बेहतर की जा सके। ऑफिस स्पेस पे आप कभी नोटिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में वो डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सके। अब ज़रा सा टेक्निकल अगर हो तो हम ये जो हमारे कोरिलेशन है इसकी वैल्यूज़ जो हैं दे रेंज फ्रॉम -1 to 1। -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और 1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और 0 का मतलब है इनके बीच में कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ कोरिलेशन है, दिस इज़ नॉट कॉजैलिटी। इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ज़रा सी शक्ल देख लेते हैं परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव की। परफेक्ट पॉजिटिव जो होगा हमारा वो इस तरह का रिलेशनशिप होगा जैसे हमें 1 वाले केस में नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल की वैल्यू जैसे इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे ही वाई एक्सिस वाले की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अब ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होना शुरू हुई, तो अगर आप देखें तो कोरिलेशन में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। कोरिलेशन की वैल्यू कम है तो उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा परफेक्ट रिलेशनशिप से नीचे की तरफ आ रहा है। ये 0.3 में थोड़ा सा और डिस्पर्स हो गया। जीरो कोरिलेशन इस तरह का होगा जैसे कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कोरिलेशन का इनके बीच में ना, एक की वैल्यू इंक्रीज करती है दूसरी डिक्रीज करती है, कोई पता नहीं है कब इंक्रीज कर रही है कब डिक्रीज कर रही है। देयर इज एक्चुअली जीरो कोरिलेशन। जो परफेक्ट नेगेटिव होगा उसमें ये दूसरी तरफ आ रहा होगा, एक की वैल्यू कम है, एक्स एक्सिस की वेरिएबल की वैल्यू कम है तो वाई एक्सिस वाले की वैल्यू ज़्यादा है। एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा है तो वाई एक्सिस वाले वेरिएबल की वैल्यू कम नज़र आ रही है।
ये ज़रा सी उससे ज़्यादा कोरिलेशन आ गई, ये उससे ज़्यादा कोरिलेशन आ गई। तो -1 इज़ परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो दोबारा आते हैं अपनी उस बात की तरफ कि ये सिर्फ कोरिलेशन है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि एक की वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी की भी इंक्रीज करती है। दिस डज नॉट इंडिकेट कॉजैलिटी, यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऑफिस में इन्वायरमेंट में मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जी अगर ऑफिस इन्वायरमेंट में लाइटिंग अच्छी हो तो प्रोडक्टिविटी बेहतर आती है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइटिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। सिमिलरली यानी वो रीज़न नहीं है, प्रोडक्टिविटी किसी और वजह से बेहतर हो रही है, लाइटिंग का सिर्फ कोरिलेशन नज़र आ रहा है। प्रोडक्टिविटी तो लोगों के अपनी एक्टिविटी की वजह से बेहतर हो रही है, वो कितनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या उनकी अपनी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। सिमिलरली डिस्ट्रैक्शंस कम हो तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, ये कॉजैलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर रही। इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि कोरिलेशन है, एक नेगेटिव कोरिलेशन, डिस्ट्रैक्शंस कम हो तो ये हो सकता है कि अब लोगों के पास इसकी वजह से शायद या इस डिस्ट्रैक्शंस कम होने वाले केसेस के अंदर लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम सोच सकते हैं, कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम को दे सकते हैं, वो कंटिन्यूसली एक टाइम प्रॉब्लम को दे सकते हैं, उस वो कॉज है शायद हाई प्रोडक्टिविटी की। तो इट इज़ नॉट कॉजैलिटी। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक और बड़ी डिबेट चल रही होती है कि सॉफ्टवेयर साइज जितना जितना बढ़ रहा होता है वैसे वैसे डिफेक्टिवनेस भी बढ़ रही होती है सॉफ्टवेयर की। इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैरे इंक्रीज किए जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर हमने बड़े साइज का सॉफ्टवेयर बना लिया तो इसकी वजह से अब हमें फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हमें इनकर करने पड़ेंगे, ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट कॉजैलिटी। कॉजैलिटी होती है कि डेवलपर किस तरह से काम कर रहा है और उसकी बेस पे उस डेवलपर के काम करने की कैपेबिलिटी या उसकी स्किल की बेस पे फॉर एग्जांपल कोई मैं अगर निकालता डिफेक्टिवनेस के कोई पैरामीटर कोई मॉडल तो मैं कहता कॉजैलिटी स्टैब्लिश कर रहा हूँ। तो कोरिलेशन इज मेयर रिलेशनशिप ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ ईच अदर, या ऐसा कहना चाहिए कि एक की वैल्यू इंक्रीज दूसरे की डिक्रीज या वाइस वर्सा हो रहा है। इट इज़ नॉट द कॉज कि एक जो है वो दूसरे को कॉज नहीं कर रहा, ये मतलब हरगिज़ नहीं है इसका। कोरिलेशन में जैसे हमने स्कैटर प्लॉट में देखा था कुछ हमें टूल मिल जाता है, इसमें कोरिलेशन में भी कोरिलेशन मैट्रिक्स या कोरिलेशन हीट मैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऑब्जर्व कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल टू वेरिएबल कोरिलेशन नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं डायगोनल पर 1 है, तो ये हाईएस्ट कोरिलेशन है अपने साथ तो हर एक वेरिएबल का। ये वही स्कैटर प्लॉट है जो कुछ देर पहले हमने देखा था, उसमें भी हमने देखा था डायगोनल पर वो जो स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स था उसमें डायगोनल पर परफेक्टली कोरिलेटेड चीज़ें आ रही थी एक तरह से, या वो स्कैटर प्लॉट में बिल्कुल जैसे एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रिलेट होते हुए वेरिएबल नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हमें पॉजिटिवली कोरिलेटेड ये ब्लू बॉक्स जितना हमें नज़र आ रहा है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, इस हीट मैप से हमें नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हमारे ये ब्लू से हम पीच की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वैसे वैसे हम नेगेटिवली कोरिलेटेड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। दरमियान में हमारे पास ऐसे पॉइंट्स भी आए जहाँ पर कम कोरिलेशन है या ऑलमोस्ट ज़ीरो कोरिलेशन है। आई वुड सजेस्ट कि आप वो स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स देखें इसके साथ और देखें इन्हीं सेल्स के अंदर वहाँ पर किस तरह के स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हुए थे 2 या 3 स्लाइड्स पहले। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस कि अगर हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशंस हों डेटा में तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें ये सोचें कि हमारा जो मॉडल बनेगा इस डेटा में से वो शायद लीनियर मॉडल बन जाएगा, या कम से कम इन वेरिएबल्स को जो कोरिलेटेड जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोरिलेटेड है परफेक्टली उनको इस्तेमाल करते हुए हमारा लीनियर मॉडल बन जाएगा। तो दिस इज़ एन एडवाइस, ऐड को एडवाइस के तौर पर इसको शो ऐसे किया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट ऐसे किया गया, दिस इज़ एन एड बट दिस इज़ एन एडवाइस। And if you have lower correlations in data, this does not mean कि ये वाले variables अब मॉडल बिल्डिंग में या मॉडल डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकते। These are actually more like independent variables और उनका अपना अपना रोल होगा मॉडल के अंदर अगर वो आपस में कोरिलेटेड नहीं है तो। हाँ, अगर वो क्लास वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड नहीं है तो आप वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वाली चीज़ नहीं कह रहे यहाँ पे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो शायद उसके साथ हमारी क्लास के साथ उसका कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा।
हाउएवर हो सकता है कि इन कॉम्बिनेशन विद 2 और 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ये वाला जो वेरिएबल है जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन क्लास के साथ नज़र नहीं आ रहा सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, तो वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2-3 वेरिएबल्स शायद वो कोई कंट्रीब्यूशन शो करता हो या कोई रिलेशनशिप शो करता हो। इसलिए हम ऑल टुगेदर ये नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल्स जो हैं जो क्लास से कोरिलेट नहीं कर रहे वो शायद मॉडल डेवलपमेंट में इस्तेमाल ही नहीं होने चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ज़रा सा देख लेते हैं कि कोरिलेशन निकालते कैसे हैं। कोरिलेशन हम इस छोटे से एक्सप्रेशन के ज़रिए निकालते हैं। कोवेरियंस को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल्स हम जिनका रिलेशनशिप देख रहे होंगे उनकी डेविएशन ली, उनका प्रोडक्ट लिया और उसको हमने डिनोमिनेटर के तौर पर रखा विद कोवेरियंस। अब देखना सिर्फ ये रह गया हमारे लिए कि कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। कोवेरियंस भी बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, 2 वेरिएबल्स जिनके बीच में जिनके हमने आपस में कोवेरियंस वाला रिलेशन लेना है, उनको हम उनके फॉर ईच सैम्पल ईच डेटा पॉइंट ऑफ द वेरिएबल उसको हम उस डेटा वेरिएबल की मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और इनका प्रोडक्ट लेके हम विल सम इट ओवर टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। और इस पूरे सम को जब ये प्रोडक्ट्स का जो सम हमने ले लिया, इसको हम क्या करेंगे इवेंचुअली n by 1 से डिवाइड कर देंगे, वेयर n इज वंस अगेन आई विल टेल कि इट इज नंबर ऑफ एग्जांपल्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल। तो ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट आवर कोरिलेशन वैल्यू, जो कि -1 से 1 में रेंज करेगी। तो r विल बी फ्रॉम -1 to 1।